ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है ये यहाँ से दिख रहा है और जो ऑनलाइन है उनको भी दिख रहा है ना। थैंक यू सो मच सर, टीचिंग वंडरफुल। गाना भी गाएंगे ना बेटा, आज तो सब। लो, ऑनलाइन वाले भी बोलने लगे। थैंक यू सर। अभी पढ़ना है बेटा, है ना? क्या बोल रही? एक सेकंड, आ ही रहा हूँ बेटा। हाँ आ रहा हूँ बेटा, बस आज तो गाना बजना यही होगा। हाँ सब मुझे वहां से दिखाई दे रहा था, है ना? अरे आज मेरी लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट है। ये क्यों लिखा आज तुमने? आज ही लास्ट है क्या? किसने बोला आज लास्ट है? अभी तो एक लेक उन्होंने बोला। अच्छा, वो भी बोल देते हैं क्या लास्ट क्लास है? मैक्सिमम जो मेरे साथ चलते हैं सर उनको भी नहीं बताता हूँ मेरी लास्ट क्लास का, है ना? आज लास्ट है ना? अब आप बोल लो, सही बोल लो, लास्ट क्लास आ जाए। और उसकी वजह है कि लास्ट क्लास, अच्छा मैं बताऊं, पहली और आखिरी क्लास मतलब सबसे टफ होती है। पहली क्लास टफ क्यों? क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम आते हो, डर नहीं लगता है? आप सोचते हो कि सर कैसा पढ़ाएंगे, है ना? अपने को तो आदत हो गई है ना, तो सोचते हो कैसा पढ़ाएंगे। तो कई बार आप एक्सप्रेशन से ऐसे देखते हो, यार समझ में तो आ रहा है अपने को, है ना? फिर थोड़ी देर बाद अगर आप कहीं डाउट होता है तो आप बगल वाले को देखते हो, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप देखते हो, अच्छा इसको समझ में आ रहा है मतलब सब ठीक है। मतलब कई बार डिसीजन जो है ना, हम सामने वाले के डिसीजन पे लेते हैं कि हाँ उसको समझ में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा कंसंट्रेशन लग गया, जो भी कंडीशन, या उसका समझ में ना आ रहा हो, कुछ भी हो। तो पहली क्लास सबसे टफ होती है, क्योंकि आप चाहते हो, मेरी नहीं, आप लोगों की, मेरी, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, है ना? तो आप बेसिकली होता क्या है, जैसे 1-2 लेक्चर बाद हमें भी समझ में आ जाता है फेज कैसा है, बैच कैसा है ना? और, है ना? और उसके बाद आपको भी समझ में आता है कि सर कैसे। तो वो 1-2 दिन इंटरेक्शन का दौर होता है ना, उसके बाद हम भी रिलैक्स होते हैं, तो वही क्लास है, और आप भी रिलैक्स कर रहे हो, वही सर। तो हम थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं ना, आराम से, चलो ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है कि कुछ भी पढ़ाएंगे समझ में आ ही जाए, ये कंडीशन हो जाती है। फिर उसके बाद लास्ट क्लास टफ क्यों है? टफ इसलिए है कि डेफिनेटली एक जैसे होता है ना कि आप कहीं भी जाते हो, कहीं आते हो, तो एक रूटीन हो जाता है आपका, बॉन्डिंग हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। तो अच्छा बोलूं, अब टफ उसमें ये वाला हो जाता है, सर गाना सुना दो, सर इसको पढ़ दो, सर ये, सर वो, बगल वाली क्लास अपनी चली बेटा, ना डिस्टर्ब ना हो। तो ये बड़ा टफ टास्क लगता है, क्योंकि अपने को गाना नहीं आता बेटा, है ना? ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर सुनाया जाएगा बेटा, है ना? टेंशन वाली बात नहीं है ना? तो कुछ बातें बची हुई थी जिसको हम पहले कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद बात करेंगे। सारी पॉइंट मैंने वहां से पढ़ लिया था। थैंक यू सर, टीचिंग वंडरफुल। समझ में आया? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद होना जरूरी था। मैंने बार बार बोला कि बायोलॉजी में रिवीजन चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपने उसको अच्छी तरह से रिवाइज किया है तो समझने वाले कुछ ही पॉइंट्स हैं जो हम समझ लें, तो बार बार रिवाइज करते रहें तो सब कुछ ठीक चलता है। और सिलेक्शन का सिंपल सा फंडा, मैंने बार बार आपसे बोला कि बायोलॉजी जिसकी वीक है उसका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी भी आप स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 50% वेटेज बायोलॉजी का है। और शायद अगर आपका फिजिक्स वीक है, थोड़ा ज्यादा इफिशियंसी आप बायोलॉजी में लगाओगे तो फिजिक्स
जो आपकी वीक है ना उसको भी ये टेक ओवर कर सकता है, अगर आप 350 के अराउंड 340 के अराउंड बायो में लाते हो, है ना। और ये तरीका आप कर सकते हो, इसको मत जाओ, आना जाना लगा रहेगा, है ना। कोई आएगा कोई जाएगा, आपको पता है। मैं आप लोगों को जेनेटिक्स पढ़ाने आया था, है ना। और जेनेटिक्स के बाद लोग कितने सारे टॉपिक, माइक्रोब्स भी पढ़ लिया, डोमेस्टिकेशन भी पढ़ लिया, और प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लिया। तो ये सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन आएगा और कौन जाएगा, है ना। जैसा जैसा टॉपिक, वजह से शायद आप डाइवर्सिटी वगैरह भी नहीं हुई ना आप लोग की, तो शायद वो शुरू होगी। तो इस तरह से टॉपिक डिसाइड होता है। सर ठीक है ना। प्लीज मत जाओ, ये दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, नहीं जाऊंगा तो इसलिए समझ जाओ, है ना। एक बार लिख दिया तो मेहनत करनी। ये क्या लिखा, आराम से, अभी ये लास्ट क्लास है। अच्छा, आगे की कहानी अगली क्लास में कोई और सुनाएगी, क्योंकि मेरी आज लास्ट क्लास है ना। जब तक याद नहीं होगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये तो मैंने लास्ट तक पकड़ के रखा कि अगर आपको याद नहीं है तो पूछ पूछ के, है ना। इंडिविजुअली मैं बोलता था कि आपसे पूछूंगा आपसे पूछूंगा, बेसिकली उसका लॉजिक ये था कि पूछने से क्या होता है, एक बार हम उसको रिवाइज करके आते हैं, कुछ भी। चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, आज खत्म हो जाए, है ना। देखो सिंपल सा तरीका ये मैंने आपसे बोला, आपको करना क्या है कि मान लो अपना बैच मार्च लास्ट या अप्रैल मिड जब भी कंप्लीट हो, आपको जैसे सपोज अप्रैल 15 अप्रैल तक अपना बैच कंप्लीट होता है सपोज, ऐसे 2 ढाई महीने 3 महीने जो भी टाइम लगता है, तो आपका जो भी डाउट होगा वो आप उसी मंथ में कंप्लीट कर लें। 10 से 15 दिन डाउट के लिए दे दो, कोई दिक्कत। मतलब किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है, कुछ क्लासेस छूट गई किसी वजह से, तो आप उस डाउट को क्लियर कर लें। और उसके बाद आपको पता है मई में एग्जाम होने वाला नहीं, इतना समझ में आ रहा अपने को भी। तो जो भी टाइम मिले वो अपना बोनस, 2 महीने के आसपास अगर मिल जाए अपने को, तो वो टाइम आपको अपने पे खर्च करना। वो टाइम आपको खुद अपने पे देना है रिवीजन के। उसमें डाउट के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अच्छी तरह से रिवीजन करो, सिलेक्शन हो जाए। अरे बोलो, कुछ भी नहीं, लास्ट तक डाउट पे नहीं घूमना है। मतलब मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि जब एग्जाम पास आता है तो जितना पास आता है तो उतना का डाउट बढ़ता जाता है। ये नहीं होना चाहिए, डाउट पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आपको पता है कि जो भी आपको जहां से उस टॉपिक को आप रिवाइज करो, चाहे वो कॉपी हो, मॉड्यूल हो, एनसीईआरटी, वहां से आपको बस रिवाइज करना, उसमें डाउट को सर्च आउट नहीं करना। और फिर भी अगर कुछ डाउट बच गया तो छोड़ दो, आप रिवीजन करते रहो। पहला प्रेफरेंस रिवीजन, फिर टाइम बचेगा तो डाउट आप क्लियर कर लेना। लेकिन मैक्सिमम लोग इसका उल्टा करते हैं, और यही आपको पता, अगर उल्टा करेंगे लास्ट तक, आप देख लो ना, मैक्सिमम को लास्ट तक डाउट क्लियर करने कि सर ये वाला डाउट, सर ये वाला। अब क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि अभी प्रिपरेशन, जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो नहीं आता, वो लिंकेज समझ लेगा कि वो लोग लिंकेज में रेशियो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो कैसे समझ पाए। तो बेसिक चीजें तो अपने को आनी ही चाहिए। सही है। शायद हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड तक बात कर ली थी, नहीं हो गया था। ओलिगो मतलब वही डाइसैकेराइड, हो गया था ना, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉली सैकेराइड के रेस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट पर मैं आता हूँ। ऐसे रिप्रेजेंट करना बेटा, है पहले मैं बता दूं, है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का फ्लो चार्ट यहाँ पे मेरे साथ आप रिप्रेजेंट करो। अच्छा ये लाइन ठीक है। चलो ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करो। इस पॉलीसैकेराइड में और दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड।
हेट्रोपॉलीसेकेराइड एंड होमोपॉलीसेकेराइड। यहाँ पे इसमें जो डिफरेंट टाइप अपने को डिस्कस करना है, सेलुलोज, फिर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो काइटिन, इनोलिन, स्टार्च और फाइनली ग्लाइकोजन एंड डेक्सट्रीन। सेलुलोज, काइटिन, इनोलिन, स्टार्च, डेक्सट्रीन, ये लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज अल्फा 1,4 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। सेल वॉल ऑफ प्लांट इसी से मिलकर बना हुआ है। सिंथेसाइज्ड रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क, कॉटन में 90%, और अगर हम बात करें तो इसमें 50% ये प्रेजेंट है। मोस्ट abundant organic substance। नेक्स्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो काइटिन, तो यहां पर ये लीनियर पॉलीमर ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस। यहां पर है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नेक्स्ट है सेकेंड मोस्ट abundant, सेकेंड मोस्ट abundant ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट है इनोलिन, तो ये आपने रिप्रेजेंट किया लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, किडनी टेस्ट में इसको यूज में लाते हैं। नेक्स्ट स्टार्च, food stored in plant, polymer of alpha glucose, ये
टू टाइप, इसमें फर्स्ट है एमाइलोज हेलिकल, 250 to 300 यूनिट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आयोडीन टेस्ट में ये ब्लू कलर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच्ड और ये आयोडीन टेस्ट में रेड कलर, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, 1,4 एंड 1,6। नेक्स्ट ग्लाइकोजन के रिस्पेक्ट में फूड stored in animal, liver और फिर muscle, stored food in fungus, branched polymer of alpha glucose, ये highly branched, आयोडीन टेस्ट में ये भी रेड कलर, आयोडीन टेस्ट में रेड कलर देगा। यहां पे आपने रिप्रेजेंट किया जैसे 10, ये 10 ग्लूकोज यूनिट और इसके बाद ब्रांचिंग। तो यहां पे प्रेजेंट है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इसमें प्रेजेंट है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रीन, stored food in yeast and bacteria, stored food in yeast and bacteria और हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हिपेरिन, पैक्टिन and hemicellulose, hemicellulose, hemicellulose stored material in phytalephus, जिसको हम बोलते हैं यूज इन फॉर्मेशन ऑफ
and artificial turn. क्या ये कंप्लीट हो गया? ठीक है, रुकिएगा। देखो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया है, एक है इधर होमोपॉलीसेकेराइड, इधर क्या है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है होमोपॉलीसेकेराइड। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बात कर लें। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और आपने बोला था ग्लूकोज, क्या ये मोनोसेकेराइड थे? लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ट्रियोलोज डाइसेकेराइड थे। अब कौन किससे मिलकर बना हुआ था डाइसेकेराइड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। किसी को ब्लड शुगर आपने बोला था, किसी को केन शुगर, कुछ इस तरह की बात हुई थी। पॉलीसेकेराइड रिड्यूसिंग होता है कि नॉन रिड्यूसिंग? क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। तो जहां पे पॉलीसेकेराइड लिखा है आगे लिख लेना नॉन रिड्यूसिंग। पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब इसमें आपने होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है जो सेम मोनोमर से मिलकर बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। जबकि हेट्रो में आपको समझ में आ गया होगा तो वहां पर डिफरेंट मोनोमर की बात है। जैसे मान लो मैं सेलुलोज की बात करूं तो ये पॉलीमर किसका है? ग्लूकोज का। ये पॉलीमर एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन का, ये पॉलीमर फ्रक्टोज का, ये पॉलीमर ग्लूकोज का, ये भी पॉलीमर ग्लू। मैक्सिमम पॉलीमर किसके हैं? ग्लूकोज के। अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, जो भी होगा वो आपने लिखा है। बट अगर हम यूजुअली एक ब्रॉड टर्म में देखें, अल्फा बीटा की बात ना करें, तो ये किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। ये एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन का, ये फ्रक्टोज का, ये ग्लूकोज का और ये भी ग्लूकोज का। अब आपने रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लो मैं सेलुलोज की बात करूं, बोला कि ये क्या है? लीनियर पॉलीमर है। ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर, यानी ये तीनों क्या है? लीनियर। जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रांच्ड है। और अगर ब्रांच्ड है तो ये आयोडीन टेस्ट देंगे, और आयोडीन टेस्ट देंगे तो क्या कलर मिलेगा उसकी बात आपने यहाँ पे कर। सही है।
एक और बात, सेलुलोज अपने को पता है प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट, काइटिन फंगस सेल वॉल में, इनुलिन याद होगा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी का नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए इसको यूज में लाते हैं। स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का, और ग्लाइकोजन एनिमल का या फंगस का है, सही है ना। तो क्या ये लीनियर और ये लीनियर है, और ये दोनों ब्रांच्ड। अब आपने बोला लीनियर पॉलीमर किसका, बीटा ग्लूकोज का, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सेल वॉल ऑफ प्लांट इससे मिलकर बना हुआ, सिंथेसाइज्ड रेयन, ये क्या है आर्टिफिशियल सेल, यानी आर्टिफिशियल सेल का भी फॉर्मेशन इससे हम करते हैं, रेयन सेलुलोज से मिलकर बना होता है। कॉटन में ये कितना प्रेजेंट है 90%, और वुड में 50% सेलुलोज प्रेजेंट होता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट में बात करें तो क्या था सेलुलोज, और सेकेंड मोस्ट की बात करेंगे तो काइनेटिन। आपने बोला ये लीनियर पॉलीमर किसका है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इसी से बना होता है, सेल वॉल ऑफ फंगस भी इसी से बना होता है, और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे आ जाए, आपने क्या बोला, लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज, बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और किडनी टेस्ट की प्रॉपर्ली वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम यूज में लाते हैं, सही है। तो क्या ये स्टार्टिंग के तीनों लीनियर पॉलीमर है, ये पॉलीमर ग्लूकोज का है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और ये फ्रक्टोज का, चलो बीटा फ्रक्टोज बट फ्रक्टोज का, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन फूड स्टोर होता है प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल में, तो आपने बोला फूड स्टोर इन प्लांट पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, टू टाइप है, एक है एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन। ये कैसा होता है, हेलिकल होता है, 250 से लेकर के 300 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। स्पेशली अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ किससे, अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, अल्फा ग्लूकोज की बात हो ही रही है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, आयोडीन टेस्ट में कैसा कलर देगा, ब्लू कलर, कौन, एमाइलोज। एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये क्या है, ब्रांच्ड, ये हेलिकल था और ये ब्रांच्ड है, आयोडीन टेस्ट में ये रेड कलर देगा, और इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। सेम यही बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो एक पॉइंट में ग्लाइकोजन से इसका समझाना चाहूंगा, इसीलिए वहां पे मैंने डायग्राम बना दिया, उसके भी पे इसकी बात मैं आपसे करने वाला। ग्लाइकोजन की बात करें तो फूड स्टोर किसमें होगा, एनिमल में, मैक्सिमम लिवर में ग्लाइकोजन, और उसके बाद भी अगर स्टोरेज होगा तो फिर ओबेसिटी वाली कहानी चलती है। स्टोर फूड इन फंगस ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, हाईली ब्रांच, यानी देखा तो स्टार्च भी है और ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड है, लेकिन अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो हाईली ब्रांच किसको आपने बोला, ग्लाइकोजन, क्यों वो भी हम डिस्कस करेंगे। आयोडीन टेस्ट में कैसा कलर देगा, रेड, शायद एमाइलोपेक्टिन भी रेड, और ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, उसमें भी अल्फा 1,4 और 1,6 और यहाँ भी अल्फा 1,4 और 1,6 है, ठीक है। डिफरेंस बेसिक क्या इसकी बात करें, जैसे मान लो मैंने ये लीनियर दिखाया, ये लीनियर चेन है, इस लीनियर चेन में 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4, 10 बनाओ ना बनाओ तो भी चलेगा, नीचे 10 ग्लूकोज लिख, 10 ग्लूकोज के बाद फिर मैंने क्या दिखाया, ब्रांचिंग दिखाया, उस ब्रांचिंग में क्या प्रेजेंट होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिड, यानी जो लीनियर चेन होगा उसमें 10 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग, 10 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होगी, तो जो लीनियर होगा उसमें प्रेजेंट होगा अल्फा 1,4, और जो ब्रांचिंग जहां पे होगा वहां प्रेजेंट होगा अल्फा 1,6। यहां पर यही कहानी जो आपने वहां पे 10 बोला है, यहां पर ये कहानी 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिपीट होगी, यानी यहां पर हर 10 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग हो रही है, और यहाँ पर नंबर ऑफ 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रांचिंग होगी, फिर ब्रांचिंग वही अल्फा 1,6 प्रेजेंट होगा, और चेन में क्या होगा 1,4 होगा, तो हाईली ब्रांच्ड ग्लाइकोजन हर 10 के बाद ही ब्रांचिंग है, जबकि यहाँ पे 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होगा, तो हाईली ब्रांच्ड। तो क्या ग्लाइकोजन और स्टार्च ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये आयोडीन टेस्ट देंगे, किसमें कौन सा कलर मिलेगा ये भी अपने को याद रखना है, किसके पॉलीमर हैं, अल्फा ग्लूकोज के, और ये तीनों क्या थे, लीनियर, ये तीनों लीनियर, तो ये किसका पॉलीमर होगा, ये और ये बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। एनिमल में फूड स्टोर होता है, प्लांट में फंगस का सेल वॉल काइटिन से, और प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना हुआ,
डेक्स्ट्रीन की बात करें तो आपको पता है ये एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस है जो ग्लाइकोजन या स्टार्च के डाइजेशन के दौरान आपको मिलता है। और इस नाम का जो सब्सटेंस है वो स्टोर फूड होता है किसमें, ईस्ट में या बैक्टीरिया में। तो एनिमल में स्टोर फूड ग्लाइकोजन, प्लांट में और ईस्ट और बैक्टीरिया के में बात करें तो डेक्स्ट्रीन आप बोल रहे हो। यहाँ पे उसके बाद आपने क्या बोला, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब इस हेट्रोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट मोनोमर की बात होती है, जिसमें आपने यहाँ पे क्या लिखा, हिपेरिन, पेक्टिन, सीमेंटिंग लेयर, सेल वॉल में कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट वाली बात, ये आपने रिप्रेजेंट किया हाइलोरोनिक एसिड, और ये हेमी सेलुलोज। तो यहाँ पर हमें इसको याद रखना है, हेमी सेलुलोज को। और इसमें आपने क्या लिखा, ये क्या है, स्टोर्ड मटेरियल इन किसमें, फाइटल एफर, जिसको आपने क्या बोला, आइवरी पर। और इसको हम यूज में लाते हैं हेमी सेलुलोज को, क्या, एक तो बिलियार्ड बॉल बनाने में, और दूसरा आर्टिफिशियल हाथी दांत की बात हो रही है, आर्टिफिशियली उसका फॉर्मेशन इससे किया जाता है हेमी सेलुलोज। तो अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हेमी सेलुलोज जो किसका एग्जांपल है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि आपसे क्वेश्चन सेलुलोज से, काइटिन से, इनुलिन से, स्टार्च से या ग्लाइकोजन से पूछा जाएगा। तो आप बताओ, क्या हमने ग्लूकोज की बात कर ली, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रिहेलोज, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन। कौन मोनोसेकेराइड है, कौन डाइसेकेराइड है, कौन पॉलीसेकेराइड। और जैसे डाई और पॉली में आओगे तो वो किसका पॉलीमर है या किससे मिल के बना हुआ, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मली अगर बॉन्ड को हटा दिया जाए तो फंगस सेल वॉल काइटिन है, एनिमल सेल वॉल, सॉरी एनिमल प्लांट सेल वॉल सेलुलोज है। सही है। किडनी टेस्ट करने के लिए इनुलिन, ब्लड शुगर ग्लूकोज है, केन शुगर सुक्रोज है, मिल्क शुगर लैक्टोज है, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है, फ्रूट शुगर फ्रक्टोज है, हनी शुगर फ्रक्टोज है, ग्रेप शुगर ग्लूकोज ही है। फ्रूट में, ग्रेप में क्या प्रेजेंट था, ग्लूकोज था। सही है, कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आपने सुना होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, उस पॉइंट पर आएंगे, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बात करते हैं। कंप्लीट। कंप्लीट। आराम से लिखो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। फेविकोल एंड गम। करंट डिस्कस क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड।
एक स्लाइमी पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो प्रोटीन और वाटर को जोड़ सकता है। इसको हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, फॉर एग्जांपल म्यूसिलेज। अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट था। अगर अगर याद होगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, रेड एल्गी वगैरह से ये मिलता है। गम एंड फेविकोल, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जबकि ये आर्टिफिशियल म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो नेक्स्ट म्यूकोपॉलीसेकेराइड में लिखेंगे स्लाइमी पॉलीसेकेराइड, स्लाइमी पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट ability to join protein and water, ability to join protein and water, ability to join protein and water, for example mucilase, for example mucilase। कुछ और एग्जाम्पल इसके नोट में लिखना। पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये नोट में पेप्टिडोग्लाइकॉन, इससे क्या मिलकर बना होता है? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और इसमें प्रेजेंट है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्लस अमाइनो एसिड, ये मिल करके बनाते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और अमाइनो एसिड, ये मिलके बना रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन। नेक्स्ट लिखना आप अगर अगर, अगर अगर, और फाइनली गम एंड फेविकोल। तो गम में क्या लिखना है आपको? नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और फेविकोल में क्या लिखोगे? आर्टिफिशियल। तो एक तरफ नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड गम है और आर्टिफिशियल फेविकोल। अगर अगर, पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूसिलेज, गम, फेविकोल, ये सब किसके एग्जांपल हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। कंप्लीट। तो मोनोसेकेराइड, ऑलिगो में डाइसेकेराइड, और एक था पॉलीसेकेराइड, और साथ ही साथ हमने बात किसकी कर ली? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें किसमें पढ़ना था? कार्बोहाइड्रेट। और अब इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन, जो दूसरा बायोमॉलिक्यूल और बचा है, वो है लिपिड्स। इसकी बात करेंगे, थ्योरी लगाएंगे हम लोग लिपिड। कोशिश करें जो पेज बचा है ना अभी, थोड़ा वो जो भी जगह 2-3 पॉइंट उसमें लिखना है, फिर फ्लो चार्ट बनाना है। लिपिड, हाँ मतलब उसी पे लिखना है जो पेज बचा है। लिपिड, क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है? तो पहला पॉइंट लिपिड में माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल। क्या ये पॉलीमर बनाता है? नहीं बनाता है। डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। क्या ये मैक्सिमम एनर्जी को प्रोवाइड कराता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेफरेंस के बिहार पर पहले था, लेकिन एनर्जी के मामले में नंबर 1 पे फैट था ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडेड मैक्सिमम एनर्जी। नेक्स्ट, लिपिड में भी मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड।
लिपिड में भी मोनो, डाई या ट्राइग्लिसराइड। अब इस लिपिड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है सिंपल लिपिड, दूसरा है कॉन्जुगेटेड लिपिड और तीसरा डेराइव्ड लिपिड। कॉन्जुगेटेड में सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड, याद होगा लेसिथीन की बात की थी। उसी तरह से कॉन्जुगेटेड की बात करें तो उसमें भी जब हम बात करेंगे स्टेरॉइड की, तो आपको याद होगा आपने कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया था, वो नाम आएगा, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था? क्या फॉस्फोलिपिड का डायग्राम बनाया था? क्या कोलेस्ट्रॉल का डायग्राम बनाया था? तो वो सारे पॉइंट अभी आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो फिर ऐसे ही ये एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको, और सेम वही रिप्रेजेंटेशन ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड लिपिड की बात करेंगे, एक फ्लो चार्ट से लिपिड वाली इंफॉर्मेशन है। फायदा ये कि इस फ्लो चार्ट को पढ़ो और कार्बोहाइड्रेट 2 फ्लो चार्ट में खत्म, लिपिड 1 फ्लो चार्ट में खत्म हो जाए, तो याद करना भी अपने लिए आसान हो। तो नेक्स्ट लिपिड की बात करते हैं और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड लिपिड। तो सबसे पहले यहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सिंपल लिपिड, उसके बाद फिर कॉन्जुगेटेड और फिर डेराइव्ड लिपिड की बात करेंगे। तो सिंपल लिपिड में जैसे 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और यहां पर है ये एस्टर बॉन्ड, ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन। ये है ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। अब इसमें जो फैटी एसिड है ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, यहां पे आपने रिप्रेजेंट किया हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, solid at room temperature, डबल बॉन्ड absent है, not essential, mostly animal fat। और यहां पे एग्जांपल आप रिप्रेजेंट कर रहे हो palmitic acid and stearic acid। अनसैचुरेटेड में एग्जांपल आपने रिप्रेजेंट किया है ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको आपने बोल दिया ये, और ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। इसी में एक और एग्जांपल है वैक्स स्पर्मेसिटाइन, इसका एग्जांपल है, और इसमें 1 फैटी एसिड प्लस
मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, ये वैक्स सिंपल फैटी में दूसरा एग्जाम। तो सिंपल के बाद नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, और फिर डेराइव्ड, डेराइव्ड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड में फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया फॉस्फोलिपिड और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, तो फॉस्फो एंड ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में 2 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड। याद रखना ये मैंने लिखा है नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो जगह कम था इसलिए ऐसे लिख दिया, चलेगा ना। अब यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया, ये तो फॉस्फोलिपिड के रिस्पेक्ट में ये मोस्ट एबंडेंट लिपिड फॉस्फोलिपिड है। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, ये पोलर यानी हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक। तो इसमें प्रेजेंट था H3PO4 एंड नाइट्रोजन कंपाउंड, और यहां पे प्रेजेंट होता है फैटी एसिड। इस फॉस्फोलिपिड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेसिथिन, सिफेलिन एंड स्फिंगोलिपिड। लेसिथिन में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है वो है कोलिन। यहां पे इथेनॉलमीन, लेसिथिन, और स्फिंगोलिपिड में इसकी बात करें, सिमिलर टू लेसिथिन एक्सेप्ट sphingosine present in the place of glycerol, similar to lecithin except sphingosine present in the place of glycerol। और नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड में 1 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड, फिर स्फिंगोसाइन प्लस गैलेक्टोज, और इसका 2 टाइप है, सेरिब्रोसाइड गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइट एंड गैंग्लियोसाइट। क्या फोन भी यूज होता है क्या क्लास में? तो आवाज कहाँ से आई? किसका फोन आया था बताओ? कुछ ऐड था क्या? ऐड भी चल रहा क्लास में? और डिराइव्ड लिपिड की बात करें तो इसमें एक है
स्टेरॉइड्स और दूसरा है क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड। स्टेरॉइड की बात करें तो इसमें स्टेरॉल एंड स्टेरॉन। स्टेरॉल में ये अल्कोहलिक स्टेरॉइड है और इसकी बात करें ये कीटोन। इसमें एग्जांपल है और इसका एग्जांपल है सेक्स हार्मोन। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ये विटामिन डी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड माइक्रोमोलिक्यूल क्रोमोलिपिड, इसको हम टर्पीन के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड है और आइसो पेरिन यूनिट से मिलकर बना होता है। क्या सिंपल लिपिड कंप्लीट हो गया? क्या सिंपल कंप्लीट है? ठीक है, जो भी फ्लो चार्ट मैंने रिप्रेजेंट किया एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रुकेगा। लिपिड को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है क्या? सिंपल लिपिड, दूसरा कॉन्जुगेटेड और एराइन। कॉन्जुगेटेड में आपको पता कुछ एडिशनल और सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे कॉन्जुगेटेड, और सिंपल और कॉन्जुगेटेड से मिल के बनता है क्या? एराइन। अब सिंपल लिपिड में आपने बोला, जैसे हम ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो आपने बोला कि 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये एस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे? ट्राइग्लिसराइड। याद होगा ट्राइग्लिसराइड का जब रिप्रेजेंटेशन आपने बनाया तो R1 R2 R3 फैटी एसिड के लिए लिखा था आपने। अब इसमें जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस क्या है? तो सैचुरेटेड में आपने क्या बोला? हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, डबल बॉन्ड एब्सेंट होगा, नॉट एसेंशियल, मोस्टली एनिमल फैट में ये देखने को मिलता है। इसमें मैंने कोई भी पॉइंट नहीं लिखा है, इसका उल्टा इसमें है। यानी अगर ये एसेंशियल नहीं है तो ये एसेंशियल है, ये एनिमल फैट में मिलता है तो ये मेनली प्लांट फैट में। समझ में आ रही बात? आपने बोला इसमें डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसीलिए वो पॉइंट दोबारा मैंने इधर नहीं लिखा, उसका अपोजिट उधर जाएगा। कुछ एग्जांपल आपने लिख दिया, जैसे पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ये किसका एग्जांपल है? सैचुरेटेड का। और अनसैचुरेटेड का एग्जांपल आपने क्या लिखा? कोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, तो इसको आपने क्या बोल दिया? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड। या तो जब हम एडिबल ऑयल लेते हैं तो उस पर लिखा होता है मूफा पूफा ऐसे, तो हम बोलते हैं जो हमारे लिए इसेंशियल है या हमारे लिए जो बेनिफिशियल है वो कौन सा होता है? पूफा, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
तो इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, इससे भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो समझना कि इसेंशियल हमें किसमें देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड, किसमें, अनसैचुरेटेड। ओलिक किसमें आएगा, अनसैचुरेटेड में। तो देखो इस ओलिक के भी यहाँ पर, यहाँ पे आपने क्या बोला, लिनोलिक, ये ओलिक टर्म, ओलिक इधर भी आ रहा है, अरे बोलो। और एक नाम याद रखना होगा, और एराकिडोनिक। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, अनसैचुरेटेड। तो ट्राइग्लिसराइड में आपने बोला कि 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल एस्टर बॉन्ड से जुड़ के क्या बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड। इसी में सिंपल में एक और एग्जांपल आपने लिया, वैक्स, जो 1 फैटी एसिड प्लस मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल से मिलकर बना होता है। और इस वैक्स का एग्जांपल एक आपने लिख दिया, स्पर्म एसिड। तो स्पर्म एसिटाई जो वैक्स का एग्जांपल है, और ट्राइग्लिसराइड ये सब किसके एग्जांपल हो गए, सिंपल लिपिड। किसमें आएंगे, सिंपल लिपिड। ऐसे अगर हम कॉन्जुगेटेड की बात करें तो कॉन्जुगेटेड में 2 कैटेगरी, एक क्या है, फॉस्फोलिपिड। तो मैंने बोला था लिपिड के अलावा कुछ और एडिशनल सब्सटेंस होगा, तो यहाँ पर आपको पता है फॉस्फेट होगा, फॉस्फोलिपिड। वहां पे बात किसकी हो रही है, ग्लाइकोलिपिड, तो वहां पे कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट की बात होगी। अब आपने बोला यहाँ पे प्रेजेंट 2 फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, फॉस्फेट होगा, और नाइट्रोजन कंपाउंड। सबसे ज्यादा जो लिपिड मिलता है वो कौन सा मिलता है, फॉस्फोलिपिड। और याद होगा मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होता है। आपको याद होगा जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो बोलते हो आप हेड और ये टेल है, ये पोलर या हाइड्रोफिलिक और ये हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे प्रेजेंट है फॉस्फेट और नाइट्रोजन कंपाउंड, और यहाँ पे फैटी एसिड प्रेजेंट है। ये जो फॉस्फोलिपिड है इसको आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। आपने बोला लेसिथिन, सेफालिन और स्फिंगोलिपिड। अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, लेसिथिन। याद होगा आपने लेसिथिन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था। और इसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, कोलिन। इसका मतलब है कि आपने जो बोला था नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कोलिन हो। आपको याद होगा हमने जब लेसिथिन का डायग्राम बनाया था, यानी फॉस्फोलिपिड का, तो याद होगा कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपने दिखाया, याद है, ये कोलिन का रिप्रेजेंटेशन है। और जिस फॉस्फोलिपिड में कोलिन प्रेजेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेसिथिन को। पर मैंने बोला था लेसिथिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। तो फॉस्फोलिपिड में लेसिथिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा सकता कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कौन सा होगा, तो कोलिन। ठीक है, नेक्स्ट आपने सिफेलिन में बोला कि नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन सा होगा, इथेनॉल। मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड यहाँ पर चेंज हो गया, इथेनॉल। स्फिंगोलिपिड की बात करें तो स्फिंगोलिपिड में बोला सिमिलर टू लेसिथिन, लेसिथिन की तरह ही होता है, लेकिन ग्लिसरॉल की जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, स्फिंगोसिन। कौन होगा, स्फिंगोसिन। इन द प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल यहाँ पर स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगा। स्फिंगोलिपिड में नाम से लग रहा है, स्फिंगोलिपिड में प्रेजेंट होगा स्फिंगोसिन। लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेसिथिन। तो फॉस्फोलिपिड में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, लेसिथिन। या ये बोलूं कॉन्जुगेटेड में अपने लिए इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसिथिन, जिसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा वो कोलिन। नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होगा, कोलिन होगा। ऐसे अगर हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो आपने बोला 1 फैटी एसिड है, फिर बोला आपने क्या, स्फिंगोसाइन है और गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। अब आपने बोला सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड, नाम सुना है, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ग्लाइकोलिपिड। लेकिन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है। मोस्ट अबंडेंट लिपिड फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन क्या फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है, और उसमें जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा वो कोलिन। क्या होगा, कोलिन। इसका स्ट्रक्चर दे दिया जाए तब भी आप बता सकते हो ना। ट्राइग्लिसराइड में मैंने बोला था फॉस्फेट दिख गया तो फॉस्फोलिपिड, और उसमें ये वाला स्ट्रक्चर अगर दिख रहा था तो लेसिथिन। और यही डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है, याद है। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और अनसैचुरेटेड, उसमें अनसैचुरेटेड का कुछ एग्जांपल बताओ। ओलिक, फिर लिनोलिक, लिनोलेनिक, और फिर एराकिडोनिक। और फिर फाइनली आपने किसकी बात कर ली, स्टेरॉयड लिपिड। इसमें आपने बोला एक तो है स्टेरॉयड और एक है क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड की बात कर लें तो इसको हम टर्पीन के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड कौन सा है, क्रोमोलिपिड। और इसमें प्रेजेंट होता है आइसोपेरीन यूनिट, किससे मिलकर बना होता है, आइसोपेरीन यूनिट से। लेकिन अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेरॉयड, ये इंपॉर्टेंट। अब समझना, जैसे ये इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कॉन्जुगेटेड में इंपॉर्टेंट है फॉस्फोलिपिड, सही है।
अब उसमें आपने बोला किसको टारगेट करना है, लेसिथिन को। वैसे ही डेराइव्ड में अपने लिए इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया, एक है स्टेरॉल और एक है स्टेरॉन। स्टेरॉल जो होता है वो क्या होता है, अल्कोहलिक स्टेरॉइड है, जबकि ये कीटोन स्टेरॉइड। आपको पता है इसका एग्जांपल सेक्स हार्मोन है, और इसका एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। याद होगा आपने कोलेस्ट्रॉल का भी डायग्राम बनाया था। और एनसीईआरटी ने बोला क्या, मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रोमोलिक्यूल कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या डिराइव्ड लिपिड का एग्जांपल है। डिराइव्ड लिपिड में क्या क्रोमोलिपिड का एग्जांपल है, किसका, अच्छा वो तो कोलेस्ट्रॉल में समझिए स्टेरॉइड का एग्जांपल है। अब स्टेरॉइड का एग्जांपल है तो किसका है, स्टेरॉल का या स्टेरॉन का है, स्टेरॉल। क्या ये अल्कोहलिक स्टेरॉइड है। और याद होगा तभी आपने वहां पर याद होगा कुछ OH डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था। तो अल्कोहलिक स्टेरॉल कौन है, कोलेस्ट्रॉल। और याद होगा आप बोलते हो ये विटामिन डी का भी सोर्स है, वो यूवी लाइट के भी आप विटामिन डी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो क्या विटामिन डी भी मिलता है अपने को इससे। फिर आपने बोला क्या ये मोस्ट डेकोरेटेड माइक्रो लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है ये, क्या ये कॉन्जुगेटेड लिपिड का एग्जांपल है। यस सर, ये डेराइव्ड लिपिड का एग्जांपल है, सही है ना। उसमें भी किसका एग्जांपल है, स्टेरॉइड, और उसमें भी स्टेरॉल। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल लेसिथिन, जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलिन है, ये याद। तो यहाँ से ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इधर से ये वाला सेक्शन अपने को याद रखना, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल से क्वेश्चन आपसे पूछा, कंप्लीट करेंगे। लिख लिया क्या सबने। ये मॉड्यूल बेटा देना, कुछ गिर गया इसमें से, वो पेज में। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना है ना। अरे इतना टेंशन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जैसे पूछ रहा है कि ग्लाइकोजन इज, मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, इसमें लिखा है लिवर एंड मसल्स, लिवर एंड, ठीक है। विच वन इज डाइसैकेराइड, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रीन। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए विच एलिमेंट इज नॉर्मली एब्सेंट इन प्रोटीन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। सल्फर कंटेनिंग मैंने से पढ़ा था, फॉस्फोरस हो गया है ना, और नाइट्रोजन कंटेनिंग तो है ही है ये, ठीक है। विच इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, सुक्रोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि नेल हॉर्न में क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, कैराटीन, शायद वो अल्फा हेलिक्स को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क प्रोटीन इज, मिल्क प्रोटीन, केसी, प्रोटीन पूछ रहा है ना, मिल्क शुगर नहीं, मिल्क प्रोटीन तो केसी। ऐसे ही आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये वो क्वेश्चन है जो किसके हैं, बायोमॉलिक्यूल। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। और आपने देखा होगा कि
शायद एक फ्लो चार्ट से हमने लिपिड को कंप्लीट कर लिया और 2 फ्लो चार्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट किया, है ना। और शायद अगर मैं और छोटा छोटा लिखता और ये स्पेस होता तो हम शायद एक ही फ्लो चार्ट में कार्बोहाइड्रेट को भी कंप्लीट कर सकते। टारगेट याद करना है, चाहे 2 बनाओ चाहे 1 बनाओ। और उससे पहले हमने बात किसी की थी प्रोटीन की, और इंट्रोडक्शन में कुछ बायोमोलिक्यूल में याद होगा, वॉल प्रेशर, नकली में वॉल प्रेशर क्या था, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयंस। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ VCD सेकेंडरी एल्कोलाइड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ड्रग था विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन था। अगर मैं रैट की बात करूं तो टॉक्सिन था, रेसिन और एबेरिन था, और लैक्टिन का एग्जांपल आपने बोला था कौन कौन, वैलिन था, याद है। फिर आपने बोला कि अगर मैं मॉर्फिन और कोडेनिन की बात करूं तो अल्कोलॉइड है। फिर टर्पिन मिल जाए तो टर्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल में ऑयल मिल जाएगा तो मैंने बोला पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, और या पिगमेंट्स की हम बात करते थे कैरोटिनॉइड और इसेंशियल अमाइनो एसिड 10। वीआईपी हॉल में टीटी खेलेंगे, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलिन में अच्छा हॉल में हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन में मिथ्योनिन, और टीटी में ट्रिप्टोफैन और सही है। तो कुल मिलाकर के ये टॉपिक ऐसा था कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने को याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बायोमोलिक्यूल कंप्लीट, मेरा काम कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में कोई और आएगा मेरी जगह और आपको कोई और पढ़ाएगा, जो भी शुरू हो, शायद थिंक एनिमल डाइवर्सिटी वगैरह शुरू है ना, ठीक। अब समझना, सिर्फ बायोमोलिक्यूल का ही नहीं, किसी और टॉपिक जो मैंने पढ़ाया अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो 1 वीक तक, जहां तक मुझे अभी इंफॉर्मेशन पता है, मैं इसी बिल्डिंग में हूँ, क्या क्या काउंटर टाइमिंग आएगा वो नोटिस बोर्ड पे आपको लग जाएगा, काउंटर पर्सन को बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप आकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो एटलीस्ट 1 वीक तक तो मैं हूँ ही, उसके बाद आगे की क्लासेस इस बिल्डिंग में लगेगी, उस बिल्डिंग में कहाँ लगेगी वो भी डिसाइडेड नहीं। सही है, ओके, थैंक यू एंड ऑल।